हेलो, आई एम विवेक और आज क्या करने वाले हैं हम लोग बेसिकली। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन को डिस्कस किया था पूरा। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने वाले हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हम लोग एक दो पोर्शन को पूरा कवर कर लेंगे। एक पोर्शन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हम लोग पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बैटरी वगैरह इन सब के बारे में, नर्व्स, इक्वेशन, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे लॉस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग अपनी कि क्या क्या करना है। प्रीवियस क्लास में जैसे हम लोगों ने किया था सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ना, इसमें भी हम लोग उसी तरीके से हर एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों को क्या क्या करना है बेसिकली। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम किसको बोलते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या समझते हो बेटा। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज द नेम सजेस्ट ना, कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स with the interconversion of chemical energy into electrical energy। कि किस तरीके से केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपस में कन्वर्जन हो रहा है, उसी को हम लोग किससे बताते हैं बेटा, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी इस वर्ड को ध्यान रखना है, दैट इज इंटर कन्वर्जन। ओके। तो केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस तरीके से हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। तो दोनों चीजों को कवर करने वाले हैं, इसीलिए मैंने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये चीज तो एकदम अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बेटा, द केमिकल चेंज इन्वॉल्विंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर रिफर्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस किसको बोलते हैं, तो जो केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, दैट नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। क्लियर है। अब देखो, अब अगर मैं इसी तरीके से बात करूं कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो सबसे पहला सेल हम लोग पढ़ने वाले हैं ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, आल्सो नोन एज वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल और भी से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो होता क्या है ये, इसको ध्यान से देखो जरा एक बार कि किस तरीके से आप इसको डिफाइन करते हो। तो इन गैल्वेनिक सेल सम स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस which produce the इलेक्ट्रिक करंट। यानी यहाँ पे एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट को। दिस मींस इन दिस सेल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत सिंपल। यानी किस तरीके से केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसके बारे में बात करता है अपना गैल्वेनिक सेल। The change of a chemical energy to electrical energy cause lowering of the free energy, which appears as a electrical energy and measure in the terms of EMF। और EMF के टर्म्स में हम उस चीज को क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, in this cell, a chemical reaction takes place in two compartments, each of which is called half cell and contain a suitable electrolyte and electrodes। यानी पूरा हम लोग ना गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं अभी देखेंगे भी गैल्वेनिक सेल को हम लोग। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि दो हाफ रिएक्शन में ये पूरा कहानी जो हो रहा है बेटा, ये दो हाफ रिएक्शन में पूरा टेक्स प्लेस होता है एंड कंटेन अ सुटेबल इलेक्ट्रोड। की सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स होता है और इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिससे कि ये पूरा केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है। ये देखो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना, ध्यान से समझना। बिफोर स्टडिंग गैल्वेनिक सेल, हम थोड़ा सा सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, क्या रोल है इसका गैल्वेनिक सेल में। जैसे ही सॉल्ट ब्रिज को समझ लेंगे, हम दोबारा गैल्वेनिक सेल पे चलेंगे और पूरा गैल्वेनिक सेल को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपने गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा कि दो इलेक्ट्रोड्स होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, किस तरीके से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है ये सॉल्ट ब्रिज। तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है बेटा, इसको जरा ध्यान से समझो कि व्हाट इज दिस सॉल्ट ब्रिज। यानी द सॉल्यूशन इन दिस टू कंपार्टमेंट इज कनेक्टेड थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज। आप देखो, एक यहाँ पे कंपार्टमेंट है, एक मैंने लिया है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, है ना, और ये लिया है मैंने ZnSO4 का सॉल्यूशन। इन दोनों सॉल्यूशन को एक आप यूट्यूब शेप का पाइप देख रहे होंगे, देख रहे हैं यूट्यूब शेप का, इस पे K2SO4 का सॉल्यूशन फिल किया है। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा सॉल्ट ब्रिज। तो इसका क्या काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है
ये दो कंपार्टमेंट को कनेक्ट करता है और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्ट ब्रिज। यदि तुमसे कोई पूछे व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज तो कैसे डिफाइन करोगे बेटा, तो इट इज डिफाइंड एज अ यू शेप्ड ट्यूब दैट कंटेन अ मिक्सचर ऑफ अगर अगर जेली, ध्यान से समझना, इट कंटेन अ मिक्सचर ऑफ अगर अगर जेली और भी से, और क्या क्या होता है जल्दी बताओ, अगर अगर जेली and a electrolyte like KCN, KNO3 or we say ammonium nitrate, all are inert electrolyte। ये सभी के सभी कैसे इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर है ये चीज, यानी कोई तुमसे पूछे कि सॉल्ट ब्रिज किससे बना हुआ है तो कैसे डिफाइन करोगे, इट इज डिफाइंड एज अ इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब दैट कंटेन अ मिक्सचर ऑफ अगर अगर और भी से इलेक्ट्रोलाइट सच एज KCN, KNO3, अमोनियम नाइट्रेट, कोई भी आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को यूज कर सकते हो। अभी पढ़ेंगे कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ही क्यों लेते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा अच्छे से। ये देखो ये जो दिख रहा है ना बेटा, दिस इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज, इसी को हम लोग बोल रहे हैं अपना सॉल्ट ब्रिज। क्लियर है, तो दिस इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज। क्लियर है, जो दो सॉल्यूशन को क्या कर रहा है, कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो आई होप यहां तक सॉल्ट ब्रिज के बारे में तुम लोग को आइडिया लग गया कि सॉल्ट ब्रिज कैसा दिखता है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है। क्लियर है ये चीज। चलो बेटा नेक्स्ट देखो, क्या फंक्शन होता है सॉल्ट ब्रिज का। तो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि प्लीज मेरे को आप फंक्शन बताइए कि कौन सा फंक्शन होता है सॉल्ट ब्रिज का। तो चलो चेक करते हैं कि कौन सा फंक्शन होता है। तो पहला फंक्शन बेटा कि इट कनेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल दस कंप्लीट द सेल सर्किट। यानी ये क्या कर रहा है कि दो सॉल्यूशन को, दो जो हाफ सेल है उनके सॉल्यूशन को कनेक्ट कर रहा है और इस तरीके से वो सर्किट को कंप्लीट करने में मदद कर रहा है। इसके बिना सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और अगर सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो फ्लो ऑफ करंट भी नहीं होने वाला है। तो पहला फंक्शन तो बेटा ये। दूसरा, इट हेल्प्स इन कीपिंग द सॉल्यूशन इन टू हाफ सेल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये क्या करता है, जो दो हाफ सेल थे उसमें सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मतलब सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने में मदद करता है बेटा। तो ये भी एक इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। किस तरीके से करता होगा इंपॉर्टेंट बताओ, किस तरीके से न्यूट्रल करता होगा, ध्यान से देखो बेटा। जैसे ही इट प्रोवाइड नेगेटिव आयंस टू, देखो है क्या इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट सॉरी जो अपना सॉल्ट ब्रिज है वो एक इलेक्ट्रोलाइट से तो बना है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रोलाइट में जैसे KNO3 था, अमोनियम नाइट्रेट था, है ना, तो इसमें एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है ना, अगर अगर KCN, KCl, तो एक पॉजिटिव पार्ट और एक क्या है बेटा, नेगेटिव पार्ट। तो दोनों का रोल क्या होता है ध्यान से समझना, किस तरीके से वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, इस बात को बड़े ध्यान से समझो। देखो, इट प्रोवाइड नेगेटिव आयन टू द एनोडिक हाफ सेल, मतलब जो एनोडिक हाफ सेल होता है उसको ये नेगेटिव आयन प्रोवाइड करता है और इससे क्या होगा, thus preventing the accumulation of the extra positive charge in the solution। यानी जो एनोड वाला पोर्शन है वहां पे अगर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गए, तो वहां पे ये क्या करेगा, नेगेटिव आयंस को प्रोवाइड करेगा और उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देगा। उसी तरीके से बेटा एनोड व्हिच इज नॉर्मली हिंडर्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एनोड, अगर ये ऐसा नहीं करता तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो पाता अच्छे से। इसी तरीके से बेटा ये देखो, अगर मैं कैथोड की बात करता तो कैथोड में क्या करता है ये, जैसे अभी एनोड के पास क्या कर रहा था, नेगेटिव आयन को सप्लाई कर रहा था ताकि उसके पॉजिटिव को मेंटेन कर सके, उसी तरह कैथोड के पास ये क्या करेगा, पॉजिटिव आयन को सप्लाई करेगा जिससे वहां पे जो नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है उसको न्यूट्रल कर सके। क्लियर है ये चीज। तो इस तरीके से बेटा हम समझ सकते हैं कि सॉल्ट ब्रिज किस तरीके से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो ये चीज तुम लोग को अच्छे से पता होना चाहिए था, सिर्फ ये पता होने से काम नहीं चलेगा कि इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सर्किट, किस तरीके से मेंटेन करता है ये भी आप लोगों को क्लियर होगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, अब देखो बेटा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज में। तो किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करेंगे जब सॉल्ट ब्रिज की बात होगी तो
देखो ध्यान से, पहला, द इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इनर्ट एंड शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ आइदर ऑफ द टू हाफ सेल। यानी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इनर्ट होना चाहिए और आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए आइदर ऑफ द टू सेल, कि उन दो सेल के साथ रिएक्शन ना कर ले। दूसरी चीज, the cation as well as anion of the electrolyte should have same ionic mobility and almost same transport number, that is KCl, KNO3, अमोनियम नाइट्रेट। मतलब जो कटायन है और अनायन है दोनों की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कटायन तो भाई जल्दी से पहुंच गया कैथोड के पास लेकिन अनायन पहुंच ही नहीं पा रहा है एनोड के पास, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन करेगा। तो जो दोनों का स्पीड है, मोबिलिटी है, वो दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रोलाइट का जिसको हम लोग यूज करेंगे सॉल्ट ब्रिज के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो बेटा, अब हम आ जाते हैं अपनी डैनियल सेल पे पूरा, कि किस तरीके से पूरा डैनियल सेल काम करता है। यहीं से टॉपिक को स्टार्ट किया था ना, बीच में मैंने सॉल्ट ब्रिज समझा दिया, ये देख रहे हो, दिस सॉल्ट ब्रिज, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके बाद ही तुम इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो देखो ये डैनियल सेल का हमारा एक कंस्ट्रक्शन है पूरा। क्या दिख रहा है आप लोगों को, तो एक जिंक का इलेक्ट्रोड दिख रहा होगा, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे हम लोगों को एक जिंक का इलेक्ट्रोड दिख रहा है, ये रहा, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है। और ये किसका इलेक्ट्रोड है बेटा, कॉपर का इलेक्ट्रोड है। जिंक के इलेक्ट्रॉन को किसमें डाला है, सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ जिंक, दैट इज ZnSO4। यानी ये वाला सॉल्यूशन क्या है, ZnSO4। उसी तरीके से बेटा ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये है हम लोगों का कॉपर SO4, दैट इज कॉपर सल्फेट। तो एक कॉपर सल्फेट हो गया और एक क्या हो गया हम लोग का जिंक सल्फेट। और बीच में क्या लगा दिया है, सॉल्ट ब्रिज, जो इस सर्किट को भी कंप्लीट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन कर रहा है। और देखो किस तरीके से करंट का फ्लो हो रहा है, तो करंट का फ्लो किधर हो रहा है, इधर। तो इससे क्या आइडिया लगता है कि डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर हो रहा है बेटा, इस साइड, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और इधर हमारा करंट का फ्लो हो रहा है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन होता है हम लोग का डैनियल सेल का। क्लियर है ये चीज। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। यानी an example of ganglionic cell is also known as Daniel cell. This cell is designed in such a manner to make the use of the spontaneous reaction between zinc and copper ions to produce an electric current. यानी इस सेल को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो जिंक और कॉपर आयंस के हो रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उससे इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट देखिए बेटा, डैनियल सेल के बारे में और क्या बातें हैं। इन डैनियल सेल द एनोड इज मेड अप ऑफ जिंक रॉड, जो एनोड है अपना वो किससे बना हुआ है, जिंक रॉड से, एंड डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4, जो ऑक्सीडेशन हाफ की कंडीशन को पूरा करते हैं। यानी ये वाला पूरा हिस्सा किसका काम करेगा, ऑक्सीडेशन हाफ का। क्लियर है। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ बना रहा है। उसी तरीके से बेटा जो अपना ये दूसरा वाला हिस्सा दिख रहा है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये जो हम लोग को दूसरा वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये पूरा किसका काम कर रहा है, ये पूरा काम कर रहा है हम लोग का रिडक्शन हाफ का। तो इसकी भी बात कर लेते हैं फटाफट। अब देखो, सिमिलरली द कैथोड इज मेड अप ऑफ कॉपर रॉड एंड डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और ये क्या बना रहा है, रिडक्शन हाफ को बना रहा है। When the zinc and copper rod are joined by a wire, then the following observations are noted. कौन कौन से ऑब्जर्वेशन नोटेड हो रहे हैं बेटा, जल्दी देखो फटाफट, कौन कौन से ऑब्जर्वेशन नोटेड हो रहे हैं। पहला, there is a flow of electric current in the external circuit from copper electrode to zinc electrode। ये पहले क्लियर कर दिया था कि करंट किधर फ्लो करेगा, कॉपर से जिंक की तरफ, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ। क्लियर है ये चीज। सेकंड देखो बेटा, सेकंड, द जिंक रॉड लॉस इट्स मास व्हाइल द कॉपर रॉड गेन इट्स मास। जो जिंक रॉड है वो अपने मास को लॉस करता जाएगा, उसका वेट कम होता जाएगा, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। साथ ही में जो कॉपर रॉड होगा वो एक्सेप्ट कर करके उसके मास में इजाफा होगा, उसका मास क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, देखो, तो नेक्स्ट आता है हम लोगों का
the concentration of ZnSO4 solution increase while that of copper sulfate solution decrease। यानी Zn2 प्लस बनता जा रहा है, Zn2 प्लस बनता जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना जिंक का। तो वही लिखा है कि the concentration of ZnSO4 solution increase while that of copper sulfate decrease। उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज होने लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए डेनियल सेल के बारे में कि ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है इस डेनियल सेल में। इसको ध्यान से देख लो एक बार बेटा कि किस टाइप का ओवरऑल रिएक्शन तुम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये देखो ओवरऑल रिएक्शन जो जिंक होता है हम लोग का डेनियल सेल में, वो ये होता है बेटा, दैट इज जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस गिव्स अस Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। कैसे बना होगा ये, आओ देखते हैं। हम सबको पता था कि ऑक्सीडेशन हाफ क्या था, ऑक्सीडेशन हाफ था जिंक गिव्स अस Zn2 प्लस, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर करके क्या बना दिया, Zn2 प्लस। उसी की तरह अलग कॉपर क्या है कि उसी दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर 2 प्लस रिडक्शन कर रहा है और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या है बेटा, तो दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, व्हाट वी गेट दैट इज जिंक प्लस copper plus 2, this will gives us Zn plus 2 and copper। तो क्या यही रिएक्शन लिखी हुई है ऊपर, बिल्कुल बेटा यही लिखी हुई है ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हम ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन को देख सकते हैं अपने डेनियल सेल का। तो कोई पूछे कि डेनियल सेल के मेरे को ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताओ, तो इस तरीके से बेटा तुम डेनियल सेल के ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हो। तो आई होप क्लियर होगा यहाँ तक, कोई इशू नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या आता है हम लोगों का, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेनियल सेल व्हेन द एक्सटर्नल वोल्टेज जो है कि व्हेन द एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई, यानी जब एक्सटर्नल वोल्टेज ई एक्सटर्नल को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ये वाली चीज, तो उस समय क्या फंक्शन है डेनियल सेल का। तो ये क्वेश्चन देखो मैं इसलिए करा रहा हूं, हो सकता है मे बी सीबीएसई में क्वेश्चन नहीं है, पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझने में थोड़ा कॉन्सेप्ट तुम्हारा बड़ा क्लियर होगा, क्योंकि ऐसे भी जेई 2020 में भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ था एक सेम टू सेम इसी टॉपिक पे। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो अगर कुछ एक आध क्वेश्चन मुश्किल आ भी जाते हैं तो तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस टॉपिक को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि क्या होता है जब डेनियल सेल में एक्सटर्नल वोल्टेज को अप्लाई कर दे। तो जब डेनियल सेल खुद क्या कर रहा है, कुछ सोचो, वो केमिकल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि उसी डेनियल सेल में एक एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई कर रहा हूं और ऑब्जर्वेशन देखने वाला हूं कि कौन सा ऑब्जर्वेशन मिलता है। वो खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, खुद ईएमएफ बना रहा है, लेकिन मैं उसको भी एक्सटर्नल ईएमएफ दे रहा हूं और ईएमएफ दे के देखता हूं कि कौन सा केसेस ऑब्जर्व किया जाता है। तो देखो तीन केस कौन कौन से ऑब्जर्व किए जाएंगे बेटा। पहला कि अगर ऐसा किया आपने कि आपने उतना ही एक्सटर्नल वोल्टेज दिया जितना कि जो केमिकल एनर्जी है उससे ईएमएफ जनरेट हुआ है, यानी व्हेन द ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू ई सेल द सेल रिएक्शन विल स्टॉप एंड करंट बिकम जीरो। तो उस केस में करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अभी डायग्राम से भी दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो पहला केस तो आपका ये हो गया बेटा। उसी तरीके से सेकंड केस देखो क्या है कि व्हेन द ई सेल इज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल वोल्टेज, यानी एक्सटर्नल वोल्टेज जो आपने दिया है वो कम है और उससे ज्यादा ईएमएफ ऑफ द सेल है, जो सेल ईएमएफ बना रहा है, जो सेल इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, ईएमएफ बना रहा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है एक्सटर्नल वोल्टेज से। तो उस केस में क्या हो जाएगा, द सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस। यानी तुमसे कोई कंडीशन पूछे कि सेल की रिएक्शन कब टेक्स प्लेस होगी, तो क्या बोलोगे, व्हेन द ईएमएफ ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल वोल्टेज ऑफ द सेल। थर्ड केस देखो बेटा कि अगर ये वाला केस हो जाए, क्या हो रहा है इसमें कि व्हेन द ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द सेल then the current will flow in the opposite direction and the chemical reaction of the cell is reversed। यानी जो केमिकल पहले किधर हो रहा था, कैथोड से एनोड, अब वो एनोड से कैथोड होने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, अप्लाइड जो वोल्टेज एक्सटर्नल वोल्टेज वो सेल की वोल्टेज से ज्यादा है। तो तीनों में यही तीन ऑब्जर्वेशन मिलते हैं जब आप एक्सटर्नल वोल्टेज को अप्लाई करते हो, या दोनों इक्वल होंगे, या ईएमएफ ऑफ द सेल ज्यादा होगा, या एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा होगा। तो तीनों ऑब्जर्वेशन को अच्छे से आपको याद रखना है, क्लियर है। ये देखो
इन तीनों को डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। ये पहला वाला डायग्राम है बेटा। इसमें क्या हो रहा है, अगर आप इस डायग्राम को देखो एक बार ध्यान से, तो इस वाले डायग्राम में क्या हो रहा है कि ई एक्सटर्नल जो है वो 1.1 वोल्ट है। ठीक है, ई एक्सटर्नल कितना है बेटा, 1.1 वोल्ट। और जो कॉपर सल्फेट जो हमने डैनियल सेल यूज किया है, इसका भी ईएमएफ ऑफ द सेल कितना हो गया, 1.1। तो अगर दोनों का केस सेम हो गया तो सेल स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। सेकेंड केस देखिए बेटा, जब हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल जो है वो ज्यादा आ गया है, यानी ई एक्सटर्नल 1.1 है और हमारा ईएमएफ ऑफ द जो सेल है ना, ईएमएफ ऑफ द सेल अगर ज्यादा है ई एक्सटर्नल से, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस। और अगले केस में क्या हो गया है कि एक्सटर्नल की वैल्यू 1.1 से कम है, यानी इसमें हम लोग डैनियल सेल के लिए जो ईएमएफ ऑफ द सेल है वो कितना है, 1.10। इसको कैलकुलेट करना भी सीखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1.10 है, तो अगर ई एक्सटर्नल भी 1.1 हो गया, नो करंट फ्लो। अगर ई एक्सटर्नल कम हो गया 1.1 से, देन करंट विल फ्लो। और अगर ई एक्सटर्नल ज्यादा हो गया 1.1 से, देन करंट फ्लो इन अ रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन तीनों को समझ सकते हैं। तो आई होप यहाँ से क्लियर होगा सबको। चलिए, अब यही क्वेश्चन आया था बेटा जिसकी मैं बात कर रहा था, जेई मेन 2020 में ये क्वेश्चन आया पड़ा है। तो ध्यान से समझना कि जेई मेन 2020 का ये क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, जस्ट करा रहा हूँ रिवीजन के लिए ताकि तुम्हें आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा, और अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि आपको ये पूरा एक सेल दे रखा था और आपको बोला था कि ई कॉपर 0.34 वोल्ट दे रखा है और जेड दे रखा है -0.76। आपको बोला है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो द फॉर द अबव सेल। अब हम सबको पता है यार कि इसके लिए ई सेल कितना है, अभी भी तो निकाला था कि इसके लिए ई सेल कितना है। बाकी कैलकुलेट करने का तरीका भी करने वाले हैं हम लोग, तो डोंट वरी। इसके लिए है 1.10 वोल्ट। ये डैनियल सेल के लिए ई सेल होता है। ठीक है, 1.10। अब बोला है कि इफ द एक्सटर्नल voltage is greater than 1.1 volt, then the zinc dissolved at zinc electrode and copper deposited at the copper electrode। आपको incorrect पहचानना है। if E external is equal to 1.1 volt, there is no flow of electric current। बिल्कुल सही बोल रहा है ये तो। if E external is greater than 1.1 volt, electron flow from copper to zinc। ये क्या कह रहा है भाई कि अगर ई एक्सटर्नल ज्यादा हो गया, तो ई एक्सटर्नल जब ज्यादा हो जाएगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। पहले किस में फ्लो कर रहा था, ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। ये तो बिल्कुल क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ये ई एक्सटर्नल ज्यादा की बात बोल रहा है। नॉर्मली क्या होता है भाई जल्दी बताओ, नॉर्मली कहां से कहां इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है हमेशा, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, है ना। तो अगर उल्टा कर दिया, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा हो गया तो कहां फ्लो करने लग जाएगा, कैथोड से एनोड। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, तो ये भी सही बोल रहा है। इफ ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1, देन द जिंक डिसॉल्व एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो देखो बेटा ये दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है। अब आपको ए और डी में पहचानना है कि ए और डी में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। जल्दी से सोचो बेटा, क्या हो सकता है इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट, देखो ध्यान से, है ना। यानी ए इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, अगर आप ध्यान से देखो कि अगर ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलिटिक जो सेल होगा वो, देखो ध्यान से देखो बेटा, इस केस में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग कि इफ E एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है ना। अब वो किसकी तरह काम करने लग जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करने लग जाएगा। एक्सटर्नल वोल्टेज तुमने ज्यादा अप्लाई कर दिया जितना कि तुम्हें सेल का वोल्टेज था उससे, तो उस केस में तो इस तरीके से बिहेव करने लग जाएगा। दस द ऑप्शन ए, ध्यान से देखो क्या था कि जिंक डिसॉल्व एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिपॉजिट एट कॉपर इलेक्ट्रोड। ये बिल्कुल गलत बात है, जिंक डिसॉल्व एट जिंक इलेक्ट्रोड थोड़ी होगा। अभी तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करने लग गया, तो रिवर्स हो जाएगी कहानी। इसीलिए जो स्टेटमेंट ए था वो इनकरेक्ट। क्लियर है, चलो। अब आता है कि किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो गैल्वेनिक सेल को, कि गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो चलो देखते हैं फटाफट कि किस तरीके से गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो द सेल रिप्रेजेंट कंटेन एनोडिक हाफ ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड
एंड कैथोडिक हाफ ऑन द राइट हैंड साइड। मतलब इसमें हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एनोडिक हाफ को लेफ्ट हैंड साइड में और कैथोडिक हाफ को राइट हैंड साइड में। दूसरा बेटा देखो, द एनोडिक साइड ऑफ द सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग मेटल और सॉलिड फेज फर्स्ट एंड देन इलेक्ट्रोलाइट। इनफैक्ट कटायन जो है उसको क्या करते हैं बेटा, ध्यान से देखो, इनफैक्ट कटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, द कैथोडिक साइड ऑन द अदर हैंड is represented by writing the electrolyte first anion and then metal or a solid phase। तो इस तरीके से हम लोग कैथोड को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बेटा, मेटल एंड कैटायन आर सेपरेटेड बाय अ सेमी कॉलम। यानी जो मेटल होगा जैसे जिंक और Zn+2, अभी देखेंगे रिप्रेजेंटेशन, तो उसको कैसे सेपरेट करते हैं, सेमी कॉलम से। एंड और बाय अ वर्टिकल लाइन, दोनों में से किसी से भी कर सकते हो, वर्टिकल लाइन से भी और सेमी कॉलम से भी। नेक्स्ट देखो बेटा, the concentration of electrolyte is also written within the bracket after the cation। जो concentration होता है इलेक्ट्रोलाइट का 0.02 मोलर है, 0.01 मोलर है, उसको कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। और किसके बाद, written after the cation, cation के बाद लिखते हैं। देखो, salt bridge which separate the two half cell is represented by the two vertical line। यानी उसको दो वर्टिकल लाइन से हम लोग सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं। Thus, by using the above convention, Daniell cell can be represented as the following। देखो ध्यान से बेटा, इस तरीके से हम लोग डैनियल सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरीके से, ये रहा, यही तो बोला है, सारी पॉइंट को मिला लो। सबसे पहले किसको लिखना है, एनोड। मैं इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं, ए याद रखो, फिर बी याद रखो, दिस इज ब्रिज, और फिर याद रखो सी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो बेटा, ए बी सी। ए का मतलब एनोड पहले लिखना है, बीच में लिखना है ब्रिज जो कि दो वर्टिकल कॉलम से, और फिर लिखना है कैथोड। एनोड में भी पहले किसको लिखना है बेटा, रिप्रेजेंटेड बाय द मेटल और द सॉलिड। तो देखो मेटल और सॉलिड को लिखा, उसके बाद लिखना है उसके इलेक्ट्रोलाइट, इनफैक्ट कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट, कैथोडिक साइड में पहले क्या लिखना है बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक फर्स्ट लिखना है, उसके बाद लिखना है यहाँ पे किसको, उसके बाद लिखना है उसके मेटल के सॉलिड फेज को। एंड सॉल्ट ब्रिज इज सेपरेटेड बाय टू वर्टिकल कॉलम। तो इस पूरे का निचोड़ क्या है, इस तरीके से याद रख लो, ए बी सी। ए का मतलब एनोडिक पार्ट, बी का मतलब सॉल्ट ब्रिज, और सी का मतलब हो जाएगा तुम्हारा कैथोड। तो इस तरीके से हम गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, जल्दी बताओ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। यानी अब आते हैं हम लोग अपने उस ईएमएफ वाले पे बात की, किस तरीके से ईएमएफ को कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है, तो चलो चेक करते हैं भाई कि ईएमएफ को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, किस तरीके से हम लोग ईएमएफ निकालते हैं। क्लियर है, चलिए चेक करते हैं बेटा फटाफट। देखो पहला चीज कि when a metallic electrode is dipped in its solution, a potential difference is developed between the electrode and its salt solution। क्या कह रहा है ये, कि जैसे ही किसी मेटेलिक इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में डालते हैं तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं बेटा अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। आगे देखिए, the reason for the development of such a potential difference is exchange of electrons between the atoms of electrode and cation in its salt solution। यानी जो reason है for the development of such potential difference is the exchange of electrons between the atom of the electrode and cation in its salt solution। तो उसी के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। सच पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए बेटा, thus we say that electrode potential is measure of the tendency of an electrolyte to gain or lost electron in a half cell and it is represented by E। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या है,
The electrode potential can be of two type. तो दो टाइप के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास होते हैं. कौन से दो टाइप के होते हैं देखो ध्यान से. एक को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक को बोलते हैं बेटा हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल. तो दोनों को ध्यान से समझना. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल. हम लोग हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल में. ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू गिवन होती है और उसी को हम लोग यूज भी करने वाले हैं. तो चलो देखते हैं दो टाइप के कौन कौन से होते हैं. पहला बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका नेम सजेस्ट ना. ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल मतलब द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन और टू गेट ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. देखो जैसे ये कोई मेटल है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन को लूज किया, एन इलेक्ट्रॉन 1 2 3 जितना हो भाई एन से रिप्रेजेंट कर दिया है. तो इस टाइप के ऑक्सीडेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. यानी such an electrode is negatively charged with respect to its salt solution. यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं अपने सॉल्ट सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में. नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आता है हम लोग का रिडक्शन पोटेंशियल. तो रिडक्शन पोटेंशियल द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू गेन इलेक्ट्रॉन और बिकम रिड्यूस. जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस्ड हो जाते हैं एंड इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल. जैसे ये देखो, ये वही कॉपर और जिंक वाला एग्जांपल दिमाग में रखो ना तो उससे ध्यान रहेगा. Such an electrode is positively charged with respect to its salt solution. और भी से E oxidation is equal to E of reduction. ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन का होता है वो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन का होगा. चीज तो दोनों सेम ही है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके मेजर कर रहा है, बिकम क्या नेगेटिव और एक बिकम पॉजिटिव. तो इस तरीके से आप देख सकते हो. द हाफ सेल रिएक्शन आर ऑलवेज रिटन एज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड देयर पोटेंशियल आर रिप्रेजेंटेड एज रिडक्शन पोटेंशियल. यानी जो हाफ सेल रिएक्शन होता है उसको हमेशा किसमें लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन. द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, किस किस फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है बेटा. तो देखो, it depends upon the nature of the metal and its ion. It depends upon the concentration of ions in the solution and the temperature. तो इन तीनों चीजों पे वैल्यूज डिपेंड करती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की. तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप्स के होते हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अपनी डिपेंड करती है. क्लियर है. अब चलिए बेटा बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. कि यार ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है. तो कुछ सोचो, कुछ नहीं. स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि जब आप टेम्परेचर को कर दो 298 और वहां पे कंसंट्रेशन ले लो 1 मोलर और प्रेशर ले लो 1 atm, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. यानी जब हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर करते हैं कि जहां पे प्रेशर को 1 atm ले लिया, कंसंट्रेशन को 1 मोलर ले लिया और टेम्परेचर को 298 केल्विन ले लिया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. यानी द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय ई नॉट. ये याद रखना बेटा, ई नॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को. और ये कहानी 25 डिग्री सेल्सियस और विकेट 298 केल्विन और 1 मोलर और 1 atm का कंसंट्रेशन और प्रेशर होना चाहिए. क्लियर है चीज. तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है. तो चलो ये क्लियर हो गया तुम सबको. गुड. नेक्स्ट देखो बेटा कि किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का. देखो ये टॉपिक मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, थोड़ा टाइम इसमें बेशक लग सकता है लेकिन एक बार समझ लोगे तो इससे रिलेटेड कुछ भी आया ना तुम इंटरेस्ट के साथ कर सकते हो. तुम्हें क्वेश्चंस देखने की भी जरूरत नहीं होगी, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सीधा अप्लाई करके क्वेश्चन कर लोगे. इसीलिए इस टॉपिक को मैंने थोड़ा सा लंबा खींचा है ताकि ये चीज समझ आ जाए. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें समझ आनी चाहिए. नेक्स्ट देखिए बेटा कि किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं. तो द मेजरमेंट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट पॉसिबल फॉर द सिंगल इलेक्ट्रोड. यानी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मेजर करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, मेजर कर ही नहीं सकते. हमेशा इसको रेफरेंस में करते हैं. नेक्स्ट देखिए बेटा, only the difference of the potential between the two electrode can be measured experimentally. आप सिर्फ दो के बीच का क्या पता कर सकते हो, सिर्फ आप
डिफरेंस पता कर सकते हो पोटेंशियल का बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, वो भी एक्सपेरिमेंटली। लेकिन सीधा कोई बोल दे कि क्या आप मेजरमेंट सीधा कर सकते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सिंगल इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट देखिए बेटा, इट इज ड्यू टू द रीजन दैट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैन नॉट अकर अलोन। कभी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर अलोन नहीं होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, एक ही साथ होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसीलिए इसको मेजर करना मुश्किल है। आगे देखिए बेटा, for indirect measurement of the potential of an electrode we couple the electrode with the another। यानी अगर मुझे इनडायरेक्टली किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करना है तो मुझे उस इलेक्ट्रोड को एक दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कपल करना पड़ेगा विद अनदर इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज नोन, जिसका पोटेंशियल मुझे नोन है। अगर मुझे जिंक और कॉपर है, अगर मुझे जिंक का निकालना है तो अगर मैं कॉपर के साथ उसको कपल करता हूं तो मुझे कॉपर का पता होना चाहिए, लेकिन मुझे तो कॉपर का भी नहीं पता, मुझे जिंक का भी नहीं पता। तो जब तक एक इलेक्ट्रोड का पता नहीं होगा ना, जब तक आप दूसरे का नहीं निकाल सकते हो। तो मुश्किल कहां थी, एक का पता करना। अगर एक का पता लग गया तो उसके साथ साथ दूसरे इलेक्ट्रोड को लगा लगा के वोल्टमीटर में रीडिंग ले लेंगे, बोल देंगे कि भाई इसका इतना था तो अब इतना आ रहा है रीडिंग वोल्टमीटर में, यानी इसका माइनस करके इतना आ गया। लेकिन एक का तो पता करो, एक का कैसे पता करें, प्रॉब्लम तो यहाँ पे है कि जब तक एक का पता नहीं होगा हम किसी का भी पता नहीं कर सकते। तो वही बोला है कि जिसका पोटेंशियल नोन हो, अगर कोई ऐसा हो जिसके साथ आप लगा के मेजर कर सको, उसी इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं बेटा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ऐसे इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसका पोटेंशियल हम लोगों को पता होता है। अब देखिए इस रेफरेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। नाउ एज वी नो दैट द ईएमएफ एज वेल एज द पोटेंशियल डिफरेंस of reference electrode, the potential of the other electrode is determined. Now, some important reference electrode are as follow। कुछ important reference electrode होते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ SHE की बात करी है, SHE की बात करेंगे, सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। NHE भी होता है, और भी कुछ रेफरेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। अभी हम लोग SHE को देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, ये हमारी समस्या को दूर करके देगा। हम क्या बोलेंगे, हमें एक रेफरेंस चाहिए था ना, इसको यूज कर लेंगे रेफरेंस के लिए, और बोलेंगे कि इसका 000 वोल्टेज एज्यूम कर लिया कि इसका 0 वोल्ट है। अब मान लो इसके रॉड के साथ, इस रेफरेंस रॉड के साथ मैंने एक और रॉड लगा दिया जिंक का, और इसका तो मैं मान के चल रहा हूँ 0 है। तो अब मैंने एक जिंक का रॉड लगाया और एक इसको लगाया और वोल्ट मीटर पे रीडिंग देखी, और रीडिंग आ गई -0.76 वोल्ट। कितनी आ गई, -0.76 वोल्ट। तो मैंने बोला यार इसका तो मैं 0 ही मान रहा हूँ, यानी जिंक का कितना हो गया, 0.76। अब जैसे ही जिंक का निकल गया, अब उस जिंक को मैं कॉपर के साथ कपल कर सकता हूँ। तो जिंक का मुझे पता है टोटल निकल जाएगा, तो क्या वहां से कॉपर नहीं निकाल लूंगा, बिल्कुल निकाल लूंगा। तो इस तरीके से हम सभी इलेक्ट्रोड का पहले रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ मेजर करते हैं, और जैसे ही ये वैल्यूज निकल जाती है उसके बाद से हम क्या करते हैं बेटा, उसको अलग अलग दो हाफ को एक साथ जोड़ के दोनों का इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये SHE हमारा बहुत काम का चीज है, यानी अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन विच अ प्रेशर ऑफ H2 गैस इज मेंटेन्ड एट 1 atm and the concentration of H plus ion in the solution is 1 molar is called SHE। यानी कोई बोले कि SHE तुम किसको बोलोगे बेटा, तो SHE किसको बोलने वाले हो, एक ऐसा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड जिनका प्रेशर जो है आपने 1 atm पे मेंटेन कर रखा है, कंसंट्रेशन जो H आयंस का है उसको 1 मोलर पे मेंटेन कर रखा है, उसी को बोलेंगे हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर है। अब देखिए द EMF ऑफ शी इज टेकन एट 00 वोल्ट एट ऑल टेम्परेचर। तो ये ट्यूब करके रखना है बेटा आप लोगों को। तो ये है SHE का देखो कंस्ट्रक्शन, तो ये है SHE। तो इसमें क्या किया हम लोगों ने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यहां से हाइड्रोजन गैस को दे रहे हैं एक बार के प्रेशर पे। क्लियर है, कितने बार के प्रेशर पे है, एक बार के प्रेशर पे है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और ये क्या है, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम कोटेड ऑन द प्लैटिनम फॉइल। तो एक प्लैटिनम की फॉइल लगाई है और वहां पे ये कोटेड है, और यहाँ पे हम लोगों ने कंसंट्रेशन H का किससे लिया है, 1। कहीं से भी ले सकते हैं, HCl को यूज कर सकते हैं, H2SO4 को यूज कर सकते हैं, बस 1 मोलर का कंसंट्रेशन मेंटेन करना है। क्लियर है ये चीज। चलिए तो ये तो SHE की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं EMF ऑफ द सेल के बारे में कि ये EMF ऑफ द सेल हमारा क्या होता है। तो देखो बेटा, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द इलेक्ट्रॉन्स
इन अ डिफरेंट हाफ सेल हैव अ डिफरेंट रिडक्शन पोटेंशियल, हम सबको पता ही है ये अलग अलग रिडक्शन पोटेंशियल होता है। उसी तरीके से बेटा क्या हो रहा है, ये ध्यान से देखना इधर, उसी तरीके से मैं बोल रहा हूं कि एज द रिजल्ट ऑफ दिस different flow of electron is seen from the electrode with the higher tendency to lose electron to the other electron, और इसी के रिजल्ट के चलते डिफरेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखा जा सकता है with the higher tendency to lose electron to the other electrode, and this difference in the electrode potential of the electrode is called electromotive force, or we say cell potential of the cell, ठीक है। और इसी को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और भी से सेल पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ द सेल। नेक्स्ट देखिए बेटा, we know that the reduction occur at cathode and the oxidation occur at anode, therefore ईएमएफ को कैलकुलेट करने की तीन मेथड, ध्यान से देखो बेटा, किस किस तरीके से कैलकुलेट करोगे आप। पहला, आप ईएमएफ को निकाल सकते हो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो एक तो आप ये फॉर्मूला याद रखो बेटा, यानी जब भी ईएमएफ निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला याद रखोगे, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ईएमएफ यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। मैं सब कुछ स्टैंडर्ड स्टेट में निकाल रहा हूं, इसीलिए मैंने क्या लिया है बेटा, ई नॉट लिया है। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग ज्यादातर यूज करने वाले हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। दूसरा भी तरीका है बेटा जिससे आप निकाल सकते हो, वो क्या है कि ईएमएफ इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कि आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो किसका, एनोड का, एनोड का ऑक्सीडेशन हो रहा था, और रिडक्शन पोटेंशियल ले लो आप कैथोड का, और दोनों को ऐड कर दो। या एक और तरीका है कि ईएमएफ इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो इस तरीके से भी हम लोग ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये टोटल तीन तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम लोग अपने ईएमएफ को कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। क्लियर ये चीज, चलो हम लोग इसको ज्यादातर यूज करेंगे, याद रखना हम इस फॉर्मूले को ही यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द ईएमएफ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, देखो बेटा, इफ द टू हाफ सेल आर सेलेक्टेड रैंडमली, अगर कोई भी दो हाफ सेल आपने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया है फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ गैल्वेनिक सेल, then on comparing the reduction potential of the two electrode, the electrode whose reduction potential has a higher positive value is made cathode। यानी मान लो आपको कोई दो रेंडमली इलेक्ट्रोड ले लिया है, आपको क्वेश्चन में गिवन है दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, चलो मैं बता देता हूं इसको करके। मान लो एक रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको किसी ने गिवन दे दी, मान लो मैं जिंक की बात कर लेता हूं, ठीक है। तो आपको किसी ने जिंक की वैल्यू दे दी कि Zn +2 से जिंक, और इसकी वैल्यू दे रखी है -0.76 वोल्ट। उसी तरीके से एक और इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, दैट इज कॉपर +2 टू कॉपर, और इसकी वैल्यू दे दी +34 वोल्ट। और आपको बोला इसमें से कौन कैथोड होगा कौन एनोड होगा, तो क्या लिखा है मैंने, द इलेक्ट्रोड whose reduction potential has a greater positive value is made cathode, यानी इन दोनों में वैल्यू किसकी ज्यादा है, इसकी है, तो इसको आप क्या बना दो, कैथोड बना दो, इसको आप यूज करोगे एज कैथोड, और इसको आप क्या यूज करोगे बेटा, इसको यूज करोगे आप एज एनोड। तो एक कैथोड हो गया और एक किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, एनोड की तरह काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि कौन कैथोड होगा और कौन एनोड होगा। क्लियर ये चीज, ध्यान में रखना इस चीज को, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए बेटा, कंस्ट्रक्टिंग द सेल इन दिस मैनर विल ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव ईएमएफ। मान लो आप ई सेल निकाल रहे हो, ई कैथोड माइनस ई एनोड करते हो, और अगर आपने कैथोड और एनोड का सिलेक्शन करने में गलत कर दिया तो ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। आपको ई सेल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लानी है, यानी जब भी आपने कैथोड एनोड ऐसा चूज कर लिया जिससे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो सोचना कि तुमने कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू को गड़बड़ सेलेक्ट किया है, तो उसको दोबारा मॉडिफाई कर लेना। तो वही लिखा है मैंने। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या है कि इन इफ द ईएमएफ ऑफ द सेल इज पॉजिटिव, द सेल इज said to be spontaneous और फिजिबल, और भी से एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सो
जॉनी मतलब डेल्टा जी की वैल्यू भी लेके चल रहे हैं। इफ द ईएमएफ ऑफ द सेल इज नेगेटिव देन द सेल इज सेड टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी अगर ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव आती है देन ओनली सेल बिकम स्पॉन्टेनियस और वो लगातार केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता रहेगा। अगर डेल्टा ई की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ये काम तो नहीं होगा, यानी सेल बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर ये चीज? चलिए बेटा, तो ये चीज तो हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई। अब देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल इज टेकन एज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल इफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज गिवन एंड नथिंग इज मेंशन वेदर इट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इट इज टेकन एज रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको बाय कन्वेंशन क्या ले लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल, जब भी स्टेट गिवन ना हो। नेक्स्ट चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट बोलता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, और बहुत ही काम की चीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं कि क्या होता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो ध्यान से समझना बेटा। यानी द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर of tendency to lose electron is called electrochemical series। और भी से एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, और भी से इट इज द सीरीज इन विच एलिमेंट is arranged on the basis of their electrode reduction potential value। तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो चलिए देखते हैं फटाफट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को क्या होता है हम लोग का। तो ये है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारा, और बहुत काम की चीज है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें। याद क्या करना है बेटा, आप याद कर लो इसमें किसको, हाइड्रोजन को। कहाँ है हाइड्रोजन, ये रहा। तो इस वैल्यू को बेटा आप याद करके रखना, दिस हाइड्रोजन। ध्यान से देखो, हाइड्रोजन का रेफरेंस कितना माना था, 0.00 वोल्ट। इसके ऊपर जितने भी होंगे सबका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, इसके नीचे जितने भी होंगे सबका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। यानी ऊपर जितने भी दिखाई दे रहे हैं दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यानी ऊपर जाने पे क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। और भी से इंक्रीज इन द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और भी से इंक्रीज इन टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन। यानी जो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे होते हैं वो क्या होता है, मतलब उनका ऑक्सीडेशन आसानी से हो सकता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर रहे हैं। तो ऊपर जाओगे तो रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, और ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी भी बढ़ेगी। उसी तरीके से बेटा अगर नीचे आओगे तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर बढ़ेगा, इंक्रीजिंग टेंडेंसी फॉर रिडक्शन, इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, अगर आप नीचे की तरफ बढ़ोगे तो। क्योंकि ये सारी वैल्यूज किसकी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। तो बहुत काम की चीज है बेटा, ये ध्यान रखना है कि 0 0 है हाइड्रोजन, इसके ऊपर सब नेगेटिव, इसके नीचे सब पॉजिटिव। तो इसको एकदम अच्छे से याद रखना है, इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना है आपको ये। क्लियर है? चलो अब ये देखो बेटा किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इसके ऊपर, उसको आप देख सकते हो कि डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो क्या डिफाइन नहीं कर दोगे, अभी भी पढ़ा हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, तो बिल्कुल डिफाइन कर सकते हो बेटा। तो बोला है कि डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, what happens when the applied external potential become greater than the E cell of the electrochemical cell। अभी पढ़ाया कि क्या होगा भाई, अगर अप्लाइड एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा हो गया तो रिवर्स हो जाएगा डायरेक्शन, है ना, एक्सटर्नल को वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो देखो जो जो पढ़ा है सब पे क्वेश्चन आए हुए हैं, सब चीज पे। आगे देखो, यूजिंग द वैल्यू ऑफ ई नॉट वैल्यू एक्स एंड वाई प्रेडिक्ट इन व्हिच बेटर फॉर कोटिंग द सरफेस ऑफ द आयरन टू प्रिवेंट रस्ट एंड वाई। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे बेस्ड है पूरा। देख लो भाई किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू ज्यादा नहीं है। अब हाइड्रोजन के जो ऊपर है क्या है, Fe है, उसके ऊपर वाला उसको भी रिड्यूस कर देगा, मतलब जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो सबको रिड्यूस करता जाएगा। तो इसमें उस तरीके से आपको सारी वैल्यूज देखनी है। नेक्स्ट देखिए, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द गैलियम सेल इज 1.1, कैलकुलेट डेल्टा जी। तो इसके बारे में अभी रिलेशन पढ़ने वाले हैं, नॉस्ट इक्वेशन करने वाले हैं, तो उसमें इस सबको कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इन सभी चीजों को 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। तो मेरे पास ये इस क्वेश्चन को दिखाने के लिए ये बताया था कि किस लेवल के क्वेश्चन तुम लोगों से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो तुम्हें याद रखना है। यानी द नेगेटिव साइन ऑफ एसआरपी जो मैंने ऑलरेडी बताया वही लिखा हुआ है, इंडिकेट दैट द इलेक्ट्रोड व्हेन जॉइंड विद एसएचई
बिहेव एज द एनोड, यानी ऑक्सीडेशन अकर एट दैट इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों के दोनों चीजें मैंने क्या बताई बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझ सकते हो और उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आएंगे कर लो। देखो क्या लिखा है, अ मेटल विद द लोअर एसआरबी, यानी जो ऊपर वाले हैं, अ मेटल विद द लोअर एसआरबी कैन हैव द एबिलिटी टू डिस्प्लेस matter with a larger SRP from their solution. Secondly, the reactivity of the metal decrease from top to bottom in the electrochemical series. That the metal higher in the series are more active than the metal lying lower in the series. ठीक है, तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक था बेटा। अब देखो ये है आप लोगों का नर्स्ट इक्वेशन, कि नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है बेसिकली, तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन। तो इसी को हम किससे डिफाइन करते हैं बेटा, नर्स्ट इक्वेशन से हम लोग डिफाइन करते हैं। होता क्या है नर्स्ट इक्वेशन, जल्दी देख लीजिए फटाफट। तो ये है बेटा हम लोग को, देखो नर्स्ट इक्वेशन क्यों आया, क्योंकि स्टैंडर्ड ईएमएफ जो सेल को मेजर कर रहे थे ना, वो सिर्फ क्या कंडीशन थी स्टैंडर्ड की, कि 298 केल्विन का टेम्परेचर होना चाहिए, 1 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होना चाहिए और 1 एटीएम का प्रेशर होना चाहिए। पर जरूरी तो नहीं है ना कि सारा कंसंट्रेशन 1 मोलर का भी हो, अलग अलग कंसंट्रेशन पे भी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसी चीजों के लिए, इन सब चीजों के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी बेटा, उन सब चीजों के लिए हमें जरूरत पड़ी नर्स्ट इक्वेशन की, जो किसी भी कंसंट्रेशन पे उस चीज को मेजर कर सके। तो ये होता है हम लोगों का नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला जो याद रखना है, दैट इज दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन, यानी ये जनरल रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, इसके लिए हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन को लिखा है कि E नॉट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log MS अपॉन M प्लस। हम सबको पता है कि कंसंट्रेशन सॉलिड को यूनिट मान के चलते हैं, इसको तो 1 कर देंगे, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई Mn प्लस। तो ये सिर्फ रिडक्शन के लिए है, यानी ये जो रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं ये किसके लिए है, सिर्फ बेटा एक हाफ सेल के लिए लिखा है मैंने, रिडक्शन के लिए। अभी देखो मैं दोनों सेल के लिए दिखाता हूं आपको कि दोनों के लिए हम लोग इसको कैसे कवर करने वाले हैं। उसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ की बात करूं तो ऑक्सीडेशन हाफ के लिए रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हाफ के लिए इस तरीके से ये रिएक्शन डिफाइन हो जाएगी। नाउ इफ द, अगर हमारा ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ दोनों दे रखा हो, मतलब अगर रेडॉक्स रिएक्शन दे रखा हो, तब आप किस तरीके से नर्स्ट इक्वेशन को समझाओगे बेटा। तो ध्यान से समझना कि नर्स्ट इक्वेशन को अगर तुम्हें समझाना हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों के लिए, तो आप किस तरीके से समझाते हो बेटा। तो ये देखो हम सबको पता है कि अगर मैं बात करूं ई सेल की, तो ई सेल को हम कैसे कैलकुलेट करते थे बेटा, दैट इज ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई कैथोड और ई एनोड से हम लोग ई सेल को रिप्रेजेंट करते थे। अब देखो दिस ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log this upon this। If in both the half cell the number of electrons are not same, अगर number of electrons दोनों में सेम नहीं है, तो क्या होता है बेटा, इसके एक स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट लग जाता है, मतलब जो भी उसके आगे होगा, ये जो क्वेश्चन करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा तुम्हारा, where x and y are the stoichiometric coefficient of m dash and m in the balance equation। यानी तुम्हें फाइनली अगर तुम r की, f की और 2.303 सबकी वैल्यू को पुट कर दो, तो व्हाट वी गेट दिस इक्वेशन, और इसी इक्वेशन को हम लोगों को अच्छे से याद रखना है व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल। तो ये नर्स्ट इक्वेशन का एक डेराइव्ड फॉर्मूला है जो हम लोग को याद रखना है, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log mn, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और इस तरीके से हम लोग इसको यूज करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, जब मैं सेकंड वीडियो लेके आऊंगा, जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना, तो तुम्हें अच्छे से और ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब नर्स्ट इक्वेशन को देख रहे हैं फॉर द कंसंट्रेशन सेल। तो ये कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, किस तरीके से आप डिफाइन करोगे बेटा कंसंट्रेशन सेल को, किसको बोलते हो, द सेल इन विच बोथ द इलेक्ट्रोड आर ऑफ द सेम टाइप बट द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैव अ डिफरेंट कंसंट्रेशन आर कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल। यानी इस तरीके का सेल जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो तो सेम है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है आपने वो अलग कंसंट्रेशन का है।
दे आर कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल। तो इसमें तीन केस लेंगे। पहले केस को पढ़ते हैं कि व्हेन द इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू द कैटायन। मतलब ये देखो बेटा, ये पहला लिया है मैंने इलेक्ट्रोड जिंक से Zn2+ और दूसरा इलेक्ट्रोड लिया है Zn2+ से Zn। पहले वाले का कंसंट्रेशन है C1 और दूसरे वाले का कंसंट्रेशन कितना है बेटा, दूसरे वाले का कंसंट्रेशन है C2। तो C1 C2 देयर कंसंट्रेशन आर डिफरेंट। नाउ अब इस पूरी रिएक्शन को आप लिखो तो इस सेल का जो ई नॉट आ रहा है वो कितना आएगा, जीरो आएगा। और बिल्कुल सही बात है ना भाई, जीरो ही तो आएगा ये। क्यों? क्योंकि दोनों जिंक है, तो दोनों में आपने एक बार लिया है इसका रिडक्शन पोटेंशियल, एक बार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जब आप दोनों को माइनस करने जाओगे तो कितना आ जाएगा, 0 यानी ई सेल कितना आ गया हम लोग का 0.0591/2 log C2/C1। तो ये दो कंसंट्रेशन सेल के केस में पहला केस है when the electrode is reversible with respect to the cation. Now thus for this reaction to be spontaneous, अगर तुम चाहते हो कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो तो C2 must be greater than C1। तो जो C2 की वैल्यू है वो C1 से ज्यादा आनी चाहिए। क्लियर ये चीज? चलिए बेटा सेकंड केस देखो। सेकंड केस क्या है कि व्हेन द इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू अनायन, कि अगर हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो रिवर्सिबल आता है विद रिस्पेक्ट टू अनायन, तो क्या हो जाएगा उस केस में, तो उस केस में हमारा ये हो जाएगा कि देखो क्या हो रहा है इस केस में कि पीटी लिया है हम लोगों ने और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या लिया है, एक पहले वाले का कंसंट्रेशन C1 है, दूसरे का C2 है। और इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू अनायन, कि अनायन के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रोड है वो रिवर्सिबल है। जैसे देखो PtCl2 Cl नेगेटिव, यहाँ पे Cl नेगेटिव PtCl2 हो गया। तो इस केस में फॉर सच केस the cell reaction is spontaneous in the forward reaction if C1 is greater than C2। यानी अगर C1 की वैल्यू C2 से ज्यादा आती है तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये केस है व्हेन द इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू एनायन। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट आ जाता तुम्हारा लास्ट केस है इसका कि when the electrodes at a different concentration are dipped into the same electrolyte। यानी अब की बात कंसंट्रेशन तो डिफरेंट ले लिया बट dipped into the same electrolyte लिया है मैंने। यानी देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट दोनों केस में क्या है, HCl को ही इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है, 1 मोलर का कंसंट्रेशन है और इसका प्रेशर कितना है 1 और इसका प्रेशर P2, इसका P1 और इसका प्रेशर किसमें दिया है, P2 में दिया है। अब इस दोनों रिएक्शन को आप ध्यान से देखो, इसके लिए भी ई सेल जीरो होगा भाई क्योंकि हाइड्रोजन ही तो है, तो क्या हो जाएगा जीरो। अब ई सेल की बात अगर मैं करूं यानी सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ P1 जो लेफ्ट हैंड साइड का प्रेशर है ग्रेटर देन P2 राइट हैंड साइड। तो ये तीन केसेस तुम लोगों को कंसंट्रेशन सेल के अंदर याद रखने हैं, ये तीन केसेस बस सिंपल। अगर ये तीन केसेस ध्यान रखते कि कब सेल हमारा स्पॉन्टेनियस होगा और कब स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, ठीक है। अब देखो जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हो नस्ट इक्वेशन के लिए किस तरीके से, तो हम सबको पता है कि एट इक्विलिब्रियम ई सेल जो होता है वो कितना हो जाता है जीरो, यानी जो सेल का ई सेल है वो हो गया हम लोग का जीरो। तो अगर नस्ट इक्वेशन में आप ई सेल को जीरो पुट कर दो, ये हम सबको पता है कि दिस इज कॉल्ड केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज प्रोडक्ट रेज़ टू द पावर सी एंड डी देयर कोएफिशिएंट अपॉन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो ई सेल का फार्मूला कितना आ जाता है, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log kc। So this is the relationship between EMF of the cell and the इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। उसी तरीके से एक लास्ट रिलेशन है कि सेल पोटेंशियल का गिब्स एनर्जी के साथ क्या रिलेशन आता है, दैट इज डेल्टा जी के साथ। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है बेटा तुम लोगों को कि डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ इंटू ई सेल, where n is the number of electron, f is the Faraday constant and e cell is the EMF of the cell। उसी तरीके से अगर कोई पूछते कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बताओ तो फॉर्मूला क्या हो जाता बेटा, फिर फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ इंटू ई स्टैंडर्ड सेल, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते थे। नाउ देखो यहाँ पे लिखा भी है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट सेल। माइनस क्यों लगाते हैं भाई, if delta g of the system is negative then the system does electrical work on the surrounding as in galvanic cell, for the voltaic cell the work is done on the surrounding, clear है। and thus for a given negative sign delta g is equal to work mass which is equal to minus nfe, तभी ये क्या करेगा, for the galvanic cell the work is done on the surrounding, otherwise वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। उसके लिए नेगेटिव था तो एक और नेगेटिव लगा के उसको हमने पॉजिटिव कर दिया।
ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी बस मैंने दिखाया है तुम लोगों को कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सारे के सारे क्वेश्चन जो है डेल्टा जी के सी इन सबके पे रिलेशन पे क्वेश्चन है ये सारे हमारे, है ना, कि क्या रिलेशन है डेल्टा जी, और सारे के सभी क्वेश्चन लास्ट इक्वेशन के ऊपर है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा अपने वीडियो का उसमें सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम करेंगे पूरा डिस्कस, तो डोंट वरी इसके लिए। अब देखो, अब क्या आ जाता है, लास्ट पोर्शन है, इसको खत्म करते हैं फटाफट। कि बैटरी क्या होता है बेटा, तो बैटरी बेसिकली क्या होता है, अ सेल और अ बैटरी इज अ अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर सेल कनेक्टेड इन अ सीरीज इज बेसिकली अ गैल्वेनिक सेल। मतलब देखो बैटरी और सेल में क्या फर्क है। बैटरी हो जाता है अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर सेल, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बैटरी बोल देते हैं। इट इज यूज वेयर द केमिकल एनर्जी ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। अब देखिए बेटा कितने तरह के सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी बैटरीज की। तो प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं, तब प्राइमरी बैटरीज आर दोज इन व्हिच द सेल रिएक्शन अकर्स ओनली वन, जिसमें एक ही बार रिएक्शन होती है, उसके बाद वो बिल्कुल यूजफुल नहीं है, उसको आप फेंक दो। यानी द बैटरी बिकम डेड आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन। दैट इज ड्राई सेल लाइक लेलैंड सेल हो गया, मर्करी सेल हो गया, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी सेल। देखो इस तरीके के प्राइमरी सेल्स होते हैं, मर्करी सेल भी होते हैं, बटन सेल, है ना। तो इनको एक बार यूज करके दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है हमारी प्राइमरी बैटरीज की। नेक्स्ट चलो बेटा, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ड्राई सेल की, कि अपने रिलैक्स सेल भी बोलते हैं इसको, ड्राई सेल भी बोलते हैं। ये क्या होता है, तो इट इज कॉमनली ड्राई सेल कंटेनिंग अ ग्रेफाइट दैट इज कार्बन एज अ कैथोड और जिंक कंटेनर एज अ एनोड। तो इसमें एक जो ये रॉड दिख रही है तुम लोगों को, ये किसका काम करेगा, ये जिंक की रॉड है जो कि काम करेगा एनोड का। और बाकी ये किसका काम करता है बेटा, ध्यान से समझना, इसको थोड़ा सा दोबारा लिखो। ये गलत है, क्या हो जाएगा ये, इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो इसमें ये इलेक्ट्रोड है ना, इसमें क्या हो जाएगा, ये जो रॉड है ये कार्बन रॉड है जो कि काम करेगा हम लोगों का कैथोड का, याद रखना इस चीज को, ये काम करेगा कैथोड का। और ये जो जिंक का कंटेनर है ये एक्ट करेगा एज अ एनोड। और इसके बीच में क्या होता है बेटा, कि in this reaction NH3 is formed in this reaction at cathode combined with Zn2 plus to form the complex called ZnNH3। इसीलिए हम लोग इस सेल में ZnCl2 को यूज करते हैं। अदरवाइज ये अमोनिया जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता, तो हम यहाँ पे सेल में थोड़ा सा ZnCl2 भी यूज करते हैं। द सेल हैज अ पोटेंशियल ऑफ नियरली अबाउट 1.5 वोल्ट, कितना का पोटेंशियल देता है, लगभग 1.5 वोल्ट का। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है ड्राई सेल के बारे में और इसके रिएक्शन के बारे में। तो ये जो रिएक्शन है ये तो हो रही है बेटा एनोड पे, यानी जिंक दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके Zn2+ बना रहा है। उसी तरीके से कैथोड पे क्या हो रहा है, MnO2 है और उसने NH4+ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जो उसने दिया और बना दिया MnOOH+ NH3 की गैस यहाँ पे निकल रही है। इसी NH3 गैस को कौन रिएक्ट कर लेता है, Zn+2 ZnCl2 से जो मिला है, और रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन बनाता है, जिससे अमोनिया जो निकल रहा था वो हमारा प्रॉब्लम नहीं कर पाता। यानी इसमें थोड़ा सा MnO2 और कार्बन ब्लैक अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट यूज करते हैं। तो ये है हम लोग का पूरे ट्राई सेल के बारे में। तो थोड़ा सा याद रखना ट्राई सेल क्या होता है और क्या क्या इसमें एनोड और कैथोड की इसकी रिएक्शन। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट है एक और मरकरी सेल बेटा। तो मरकरी सेल में क्या होता है कि इसमें एनोड का काम कौन करेगा, जिंक मरकरी अमलगम, और कैथोड का काम कौन करता है, पेस्ट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन। और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो बेटा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो आप यहाँ पे पेस्ट ऑफ KOH एंड जिंक ऑक्साइड। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा जिंक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करने वाला मरकरी ऑक्साइड। और ये दो रिएक्शन है बेटा जो तुम लोग को याद रखनी है, एनोड और कैथोड। तो एनोड और कैथोड की रिएक्शन आपको प्राइमरी सेल या सेकेंडरी सेल दोनों में याद रखनी है। क्लियर ये चीज, चलिए इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है पूरा मरकरी सेल का। ये जो बटन सेल होते हैं जो हम सेल वगैरह में यूज करते थे, जो वॉच होते हैं हैंड वॉच उसमें यूज करते थे, तो मरकरी सेल का ये पूरा कहानी और ये ओवरऑल रिएक्शन होता है इन केस ऑफ मरकरी सेल। सेकेंडरी बैटरीज की बात करते हैं भाई, सेकेंडरी बैटरीज क्या होता है, तो प्राइमरी बैटरी का जो लिमिटेशन था उसको ये दूर करता है। ये सेकेंडरी बैटरी कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन, यानी ये सेकेंडरी बैटरी कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग द करंट थ्रू इट इन द अपोजिट डायरेक्शन सो दैट इट कैन बी यूज्ड
अगेन एंड अगेन। क्लियर है? अब सेकेंडरी बैटरी का एग्जांपल है सबसे अच्छा लेड स्टोरेज बैटरी। तो लेड स्टोरेज बैटरी को देखते हैं, जो सेकेंडरी सेल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो क्या होता है लेड स्टोरेज बैटरी में, ठीक है, किस तरीके से ये काम करता है। तो जो भी इन्वर्टर बैटरी यूज होता है या ट्रक वगैरह में जो भी बैटरी यूज होता है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी के नाम से उसको जानते हैं। कैसे होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल, देखो ध्यान से। The most important secondary cell is the lead storage battery commonly used in the automobile। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आया कि कौन सा सेल ऑटोमोबाइल में यूज होता है, तो आप क्या बताओगे बेटा, लेड स्टोरेज बैटरी ऑटोमोबाइल और इन्वर्टर्स में यूज होती है। A 12 volt lead storage battery or lead accumulator generally consists of 6 cell each producing 2 volt। यानी इसके अंदर कितने सेल लगे होते हैं, 6 सेल लगे होते हैं और सब 2 वोल्ट के होते हैं। तो कंबाइनली वो कितना वोल्ट प्रोड्यूस करते हैं, 12 वोल्ट। आगे देखो बेटा, इसमें जो एनोड होता है, एनोड का काम कौन करता है, तो इसमें एनोड का काम कर रहा है लेड, ठीक है। तो इसमें एनोड का काम कौन कर रहा है, लेड। उसी तरीके से कैथोड का काम कौन कर रहा है, तो कैथोड का काम कर रहा है ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद द PbO2। यानी PbO2 यहाँ पे कैथोड का काम करेगा और जो Pb है वो काम करेगा एज अ एनोड। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो 38% सल्फ्यूरिक एसिड एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, ये बेटा 38%। क्लियर है? अब कौन सा रिएक्शन होता है, तो हमें डिस्चार्जिंग के दौरान रिएक्शन को याद रखते हैं बस, और चार्जिंग के दौरान इस रिएक्शन को जस्ट रिवर्स कर देना, सेम है। तो एक रिएक्शन याद कर लो। याद क्या करना बेटा, इसमें एक तरीका बताऊं तुम्हें कि किस तरीके से आप इसमें जल्दी से याद कर सकते हो। तो एनोड, ध्यान से देखो, एनोड में क्या करना है कि पीबी से इसको जाना है PbSO4, डन। फिर दो सॉल्ट ब्रिज लो, फिर PbO2 लो, और फिर PbO2 से इसको जाना है PbSO4। तो अगर तुम ये वाली चीज याद रखते हो ना, तो बहुत जल्दी इसके रिएक्शन को लिख सकते हो। क्लियर है? बहुत जल्दी इसके रिएक्शन को आप लिख सकते हो। ये PbSO4 है, ठीक है। तो यानी एनोड में याद रखो, मैंने बताया था ना, ये वाला पार्ट ए होता है, ये ब्रिज, और ये पूरा पार्ट सी। यानी एनोड में भी इसको पीबी से PbSO4 पे जाना है, कैथोड में भी इसको PbO2 से PbSO4 पे जाना है। तो ये आइडिया लेके चलो। तो कैसे याद रखोगे इस रिएक्शन को, सबसे पहले अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता पीबी, और मैं बोलता अच्छा PbSO4 पे जाना है ना, तो ये लिख देता PbSO4। तो यार पीबी से PbSO4 पे मैं कैसे जा सकता हूँ, ऑब्वियसली बात है, SO4 को ऐड करूँ, SO4 को ऐड करूं तो किस में पहुंच जाओगे, PbSO4 में। और यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, देखो, है ना। तो इस तरीके से आप एनोड के रिएक्शन को याद कर सकते हो कि Pb प्लस SO4 गिव्स अस PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से कैथोड पे देखो क्या है, कैथोड पे है PbO2 और जाना कहां पे है, अगेन PbSO4। तो साफ साफ दिख रहा है यार इसमें भी कि SO4 तो यहाँ भी यूज करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि यार ये O2 दिख रहा है इसमें, इस O2 का क्या करें, तो इस O2 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 4H प्लस ऐड कर देते हैं, वो वाटर में कन्वर्ट कर देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जो उसने दिया था उसने इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो देखो ये बन गया। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। तो ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये दो चीज याद रखो, Pb से PbSO4, PbO2 से भी PbSO4, और देखो कि इसको कैसे जा सकते हो। तो अपने आप ही सारे केमिकल्स तुम्हें याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो एनोड कैथोड, और ये कंबाइन रिएक्शन है कि यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल हो गया, और जुड़ के हमें ये पूरा नेट रिएक्शन मिल जाएगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और ये Pb प्लस PbO2, और बताओ SO4 और SO4 और 4H, तो सीधा लिख दो 2H2SO4। तो 2H2SO4 मिल गया, और इधर हमें मिल गया 2PbSO4। क्लियर है? प्लस 2H2। तो देखो पूरा रिएक्शन लिख दिया हम लोगों ने। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को याद रख सकते हैं ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, और चार्जिंग के दौरान इसको बिल्कुल रिवर्स कर दो। तो ये कहानी हो जाएगी हमारी पूरी लेड स्टोरेज बैटरी की। तो आई होप क्लियर होगा सबको यहाँ तक। एक लास्ट बैटरी है जिसको बोलते हैं निकल कैडमियम बैटरी, यानी इट इज अनदर इंपॉर्टेंट सेकेंडरी बैटरी, इज अ निकल कैडमियम बैटरी विद अ लॉन्गर लाइफ बट मोर एक्सपेंसिव। इसके लाइफ तो लॉन्गर होता है मोर देन लेड स्टोरेज, बट काफी एक्सपेंसिव होता है बेटा। इसमें क्या होता है कि एनोड का काम करता है कैडमियम, और कैथोड का काम करता है मेटल ग्राइड कंटेनिंग NO2 इमर्स्ड इन द KOH, यानी इलेक्ट्रोलाइट KOH है। तो इस तरीके से जो ओवरऑल रिएक्शन है इसका तुम याद रख सकते हो कि निकल कैडमियम में ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है, कैडमियम प्लस 2NiOH3 गिव्स अस CdO प्लस 2NiOH twice प्लस H2O। तो ये हो गया हम लोग का पूरा निकल
कैडमियम बैटरी की बात। तो ये अब नेक्स्ट और लास्ट सेल है हम लोग का बेटा, दैट इज फ्यूल सेल। सबको पता है फ्यूल सेल क्या होता है। फ्यूल सेल इज द सेल व्हिच कन्वर्ट्स द फ्यूल एनर्जी ऑफ कंबस्शन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी जो फ्यूल की एनर्जी होती है, कंबस्टन वगैरह एनर्जी को सीधा किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बहुत अच्छा सेल है ये। यानी गैल्वेनिक सेल व्हिच इज यूज्ड energy of combustion of the fuel like hydrogen, CH4, methanol as the source to produce electrical energy are called fuel cells. One of the most successful fuel cell use reaction of H2 and O2 in the gaseous state to form water. तो ये कुछ कंस्ट्रक्शन होता है। ये देखो क्या हो रहा है, एक जगह से आप हाइड्रोजन गैस को डाले जा रहे हो, ठीक है। एक जगह से आप हाइड्रोजन गैस डाल रहे हो, इधर से आप O2 डाल रहे हो, तो इसमें कंटिन्यूअस सप्लाई होता है केमिकल्स का, इसीलिए ये सेल कभी डेड नहीं होता। और ये एनोड का काम कर रहा है, ये कैथोड का काम कर रहा है, और साथ साथ वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। यानी कैथोड में ऑक्सीजन प्लस H2O gives us 4OH, और एनोड में उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके द ओवरऑल रिएक्शन बिकम दिस, है ना। और साथ ही साथ एक एनर्जी भी निकलती है, तो 2H2 प्लस O2। तो एनर्जी के साथ साथ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, जो बहुत अच्छा एडवांटेज है। और इसी फ्यूल सेल को पहली बार अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किया गया था। कोई पूछे कि अपोलो स्पेस प्रोग्राम में कौन सा सेल यूज हुआ था बेटा, तो आप उसको बता सकते हो कि अपोलो स्पेस प्रोग्राम में कौन सा सेल यूज हुआ था, फ्यूल सेल। ठीक है, तो ये हो गया पूरा फ्यूल सेल। क्या एडवांटेज है, तो ड्यू टू कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गैसेस सच सेल नेवर बिकम डेड, यूजुअली ऑपरेटेड एट 70 to 140 डिग्री सेल्सियस, हाई एफिशिएंसी देन अदर पावर प्लांट्स, अप्रॉक्स 70% की एफिशिएंसी देता है, और पॉल्यूशन फ्री होती है। क्लियर है, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। क्या होता है इसका फॉर्मूला एफिशिएंसी निकालने का, दैट इज डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच माइनस एनएफई अपॉन डेल्टा एच। यानी इलेक्ट्रिकल वर्क done during the redox change upon the delta H formed during this reaction. What is the disadvantage? Electrolyte cause corrosion, difficult to make contact between the gaseous fuel, high cost of catalysis। तो ये कुछ इसके disadvantages होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और हर चीज को एक एक चीज को कवर किया। अब नेक्स्ट में क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स, और इलेक्ट्रोलिसिस और फैराडे सेल को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आई होप सही रहा होगा सब कुछ वीडियो में। तो इसको देखो, और फिर उसको कवर करने के बाद केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर वहां हम लोग इसको पूरा कंटिन्यू करेंगे, इसके जो रिमेनिंग पोर्शन रहते हैं, ठीक है। टिल इसको देखो अच्छे से और समझो, और बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है।